वेलकम बच्चों। सोशल साइंस की इस क्लास में मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं वर्कशीट संख्या 29 यानी कार्यपत्रक जिसे हिंदी में लिखा हुआ है 29, जो संबंधित है, जो किस टॉपिक से रिलेटेड है, जलवायु। जो जलवायु टॉपिक से रिलेटेड है और उसका सब टॉपिक है ऋतुएं यानी मानसून का आगमन। तो चाहिए आइए जानते हैं हम लोग कि मानसून का अर्थ भारत के संदर्भ में क्या है और यह किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्कशीट में, जब भी आपके सामने वर्कशीट आए तो उसको ध्यान से देखें। तो उसमें इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो डिटेल जो यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं मानसून के बारे में, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें उनको समझने के लिए इधर इस साइड में मैप दिया हुआ है। तो हम इसे पढ़ते समय मैप से कोरिलेटेड करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो तुम्हें जब भी ये पढ़ते हैं आप तो उसे मैप के साथ देखना जरूर चाहिए, इससे समझने में आसानी होती है। तो सब आइए शुरू करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले देखते हैं कि जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। अब उत्तरी भारत का मैदान क्या है, ये इलाका जो है उत्तर भारत का मैदान है। यहाँ पर उच्च, आपको पता है कि जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने से हवा हल्की होती है, हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर तक जब हवा हल्की होगी तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, यानी कि निम्न वायुदाब। अब जब यहाँ निम्न वायुदाब बन जाएगा तो दूसरी चीज, अब वहीं नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये दक्षिणी हिस्सा जो है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, इधर आप देखेंगे अरब सागर की है और इधर ये बंगाल की खाड़ी है। तो इन क्षेत्रों में चूंकि हवा ठंडी होती है, आप देखेंगे यहाँ लिखा है दक्षिणी समुद्र अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ कौन सा क्षेत्र बन जाता है, हाई प्रेशर। अब आप सबको पता है कि हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी इधर से, ये जो हाई प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है ये पूरा, इनसे इधर की तरफ यानी अंदर की तरफ आप देखेंगे इसमें एरो मार्क किया हुआ है, वो हवाएं चलती हैं। तो इसी को हम मानसूनी हवा कहते हैं। चूंकि ये समुद्री इलाकों से आ रही होती हैं इसीलिए इनमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है नमी युक्त पवने। नमी युक्त का मतलब कि उनमें जलवाष्प की मात्रा होती है। तो इसीलिए जब वो इन इलाकों में प्रवेश करती हैं और पहाड़ वगैरह से टकराती हैं तो वर्षा करती हैं। यहाँ ये जब इधर से निकलती हैं तो ये दो शाखाओं बढ़ जाती हैं। एक अरब सागर, यानी ये अरब सागर, इधर से जो जा रही हैं हवाएं वो अरब सागर की हो गई, और इस साइड से जो बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे इधर, तो इस साइड से जो ये एरिया है बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो इधर से जो जा रही हैं वो अरब सागर की शाखा हो गई, इधर से जो जा रही हैं वो बंगाल की खाड़ी हो गई, इस शाखाएं हो गई। तो भारत में मानसून की दो शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जून से शुरू होती है ये पूरे देश को आच्छादित कर लेती है। अब इसी जब इधर पहुंचती है, पहाड़ों से टकराती हैं, हवाओं का वेग बढ़ता है तो वो इन इलाकों में वर्षा करती है। इसी कारण से आप देखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के उत्तरी पूर्व हिस्सों, उत्तर पूर्व हिस्सों मतलब कि ये जो हिस्से हैं उत्तर पूर्व के हिस्से, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये एक जगह है मासिनराम में विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए हम लोग बाद में जानेंगे कि वहीं पर आखिर पर्टिकुलर इतनी ज्यादा वर्षा क्यों होती है। वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों की स्थिति के चलते वहाँ पर जो मानसूनी हवाएं पहुँचती हैं वहीं पर वो फंस जाती है और वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर अधिकतर मात्रा में वर्षा होती है। खैर, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा में विराम, आप देखते होंगे कि बारिश में बाद में चल के वर्षा कम हो जाती है, और तो ये इसको वर्षा में विराम जो है ये वर्षा रहित अंतराल कहा जाता है। इस बीच बीच में बारिश देखेंगे बहुत दिनों तक नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निम्न दाब का जो क्षेत्र जो मैदानी इलाकों में बना हुआ था
वो खिसक करके हिमालय के इलाकों में चला जाता है। अब हिमालय के इलाकों में चले जाने के कारण बारिश का, मैदानी इलाकों में बारिश कम होती है, जिसे हम वर्षा में विराम कहते हैं। दूसरी चीज कि अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है, जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता। अगर लो प्रेशर बना हुआ है तो मानसून उधर की तरफ आएगी, और जब मानसून उधर की तरफ आएगी तो वहां पर बारिश होगी। और अगर लो प्रेशर कहीं और शिफ्ट हो गया तो बारिश उधर की तरफ होगी, और वहां पर क्या होगी, शुष्कता होगी। शुष्कता में होता है सूखापन, यानी हवा में नमी नहीं होगी, कम होगी, और जब हवा में नमी कम होगी तो बारिश कम होगी। इसी चीज को हम वर्षा के विराम के रूप में जानते हैं। दूसरी चीजें हैं कि उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा एवं समय को निर्धारित करती है। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय जो निम्न दाब क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो निम्न दाब प्रेशर बनता है और उसकी कितना बना हुआ है और उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये भी मात्रा निर्धारित करता है कि कितनी बारिश होगी और कितने लंबे समय तक होगी। इसीलिए देखिएगा कि हर समय, हर साल बराबर मात्रा में बारिश नहीं होती, बल्कि ये कम ज्यादा होती रहती है, जो उष्ण वायुदाब की निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति पर डिपेंड करती है। इसीलिए देखेंगे कि आप जिन इलाकों में ऐसी कंडीशन बनती है वहां पर बारिश ज्यादा आती है तो बाढ़ की भी स्थिति हो जाती है, और वहीं दूसरी स्थिति में अगर वैसी नहीं स्थिति हो पाती तो वहां पर बारिश कम होती है और सूखा भी पड़ जाता है। हमारे देश में ही होता है। एक साथ ही देखेंगे कि कुछ इलाकों में काफी बारिश हो रही है और वहां बाढ़ आया हुआ है, जबकि कुछ इलाके सूखे के मार्ग से चपेट में है। मानसून अपनी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। नहीं कहते हैं कि भारतीय कृषि मानसून के साथ एक जुआ है, यानी अगर मानसून समय से आ गया तो भारत में कृषि अच्छी हो जाती है, और अगर समय से नहीं आया तो वो कृषि में को काफी नुकसान हो जाता है। तो चूंकि अनिश्चित होता है, इसकी स्टेबिलिटी पूरी तरह से नहीं होती कि किसी डेट फिक्स में ही और कितनी मात्रा में बारिश होगी और कहाँ होगी, कैसे होगी। ये एक प्राकृतिक घटना है, तो इसलिए इसमें अनिश्चितता होती है। लेकिन इसकी आगमन और वापसी, यानी कि बारिश का मौसम का शुरुआत होना, मानसून का आना का एक समय निश्चित है, जो गर्मियों के बाद जून से शुरू होता है, और वापसी भी व्यवस्थित होता है, क्योंकि जब गर्मियां खत्म होती हैं और जाड़े शुरू होने होते हैं तो उसके बाद जो निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की शिफ्टिंग हो जाती है, जिससे मानसूनी हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ बहने लगती है, जिसको हम कहते हैं मानसून की वापसी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। इतने पढ़ने के बाद आइए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं? आइए अब देखते हैं। कह रहा है कि भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं? आपने जब शुरू में हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने बताया था क्यों चलने लगती हैं। क्यों चलने लगती है, सोचिए। क्योंकि स्थल भाग में हमने बात की थी उस समय, देखिए शुरू में भी लिखा हुआ है, पहली लाइन का ही ये है कि मैदानी इलाके, उत्तर भारत के मैदानी इलाके में कौन सा प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर, और दक्षिण में महासागरीय इलाकों में कौन सा प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर, और हवाएं किधर की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो चूंकि समुद्र में हाई प्रेशर बना होता है समुद्र के ऊपर, और स्थल भाग में लो प्रेशर बना होता है, इसीलिए जून के महीने में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है। इसका उत्तर आपको पहले दूसरे पैरे में ही समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज आते हैं, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करती है? मात्रा और समय, इसमें आप देखेंगे तो मात्रा और समय के बारे में भी निर्धारण है। आप देखिएगा ये दो चीजें देखिए, अक्ष यानी जो निम्न दाब का अक्ष है वो वर्षा सुनिश्चित करता है, और उसकी अनुपस्थिति शुष्कता, यानी वो अक्ष पे डिपेंड करती है कि लो प्रेशर का जो अक्ष है वो किस स्थल पे है। तो यानी अक्ष, चूंकि हमने पढ़ा था कि शुरू में वो मैदानी इलाकों में होता है, इसीलिए बारिश मैदानी इलाकों में ज़्यादा होती है, बाद में वो हिमालय इलाके में भी शिफ्ट हो जाता है, जिससे वर्षा मैदानी इलाकों में कम हो जाती है, तो इसलिए वर्षा में विराम कहते हैं। तो और दूसरी चीज़ है, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी
वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। तो इस तरह से दो चीजें हैं, एक उष्णकटिबंधीय निम्न ताप की तीव्रता और आवृत्ति जो वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है, और दूसरा चीज है निम्न वायु दाब की जो अक्ष है उसकी शिफ्टिंग, वो जहां पर है वहीं पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं? अब देखें, इसमें पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी, वर्षा में विराम इसी टॉपिक में है। और वर्षा में विराम क्यों होता है? निम्न वायु दाब के शिफ्टिंग के चलते, खिसकने के चलते, तो उसी को हम वर्षा में विराम करते हैं। यहाँ से आप उत्तर समझ करके लिख सकते हैं। मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके लिए हमें मानचित्र देखनी होगी। 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वर्षा वाले राज्यों के नाम लिखिए। अब सबसे अधिक वर्षा और यहाँ सबसे कम वर्षा, दो चीजें हैं, देखेंगे आप ध्यान से, सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा। अब इसके लिए हमें मैप देखनी है, तो आइए हम देखते हैं मैप। तो वर्षा की मात्रा वाला मैप ये है। यूं अगर देखें तो ये वार्षिक वर्षा की मात्रा निर्धारित करने वाला मैप है, और इसमें पैमाना देखना चाहिए। सबसे पहले हम जब पैमाना देखते हैं तो इसमें देखिए सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को गाढ़े ब्लू से, और जबकि सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र को व्हाइट कलर से प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे वर्षा वाले क्षेत्र को देखिए ब्लू कलर में कौन सा एरिया है? ये एरिया है, ये एरिया है और ये एरिया है। तो इन एरिया, ये जो क्षेत्र हैं जिन राज्यों में पड़ता है, ये मैं आपके आईक्यू पे छोड़ रहा हूँ या ढूंढने पर छोड़ रहा हूँ, आप इसे अपने किताब के माध्यम से खोजेंगे कि ये यहाँ कौन सा राज्य है, इस राज्य का नाम लिखना है। यहाँ कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम लिख सकते हैं। यहाँ ये जिस क्षेत्र में पड़ता है उस राज्य का नाम लिख सकते हैं। किसी 2 राज्यों के नाम लिखेंगे जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र के लिए आप देखेंगे जो ये नीचे व्हाइट दे 0 से 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो आप देखेंगे जो सबसे व्हाइट में है वो एरिया कौन सी है, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो आप देखेंगे कि कौन सा एरिया है, आप देखते जाइए। एक तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। आप इसे खुद समझ करके देख सकते हैं। और तीसरा ये क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों को देख करके आप आसानी से, अब ये जो क्षेत्र है जिन राज्य में पड़ता है उस राज्य का नाम लिख सकते हैं, इस राज्य का नाम लिख सकते हैं, ये जिन क्षेत्र में पड़ता है उस राज्य का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 2 राज्यों के नाम लिखने हैं, कम वर्षा वाले और अधिक वर्षा वाले। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मानसून पहुंचने की संभावित तिथि लिखनी है। अब दिल्ली में किस तिथि में पहुंचता है, मुंबई में किस स्थिति में पहुंचता है, कोलकाता में किस स्थिति में पहुंचता है और चेन्नई में किस स्थिति में पहुंचता है। तो इसके लिए हमें पहले वाला मैप देखना होगा। इसमें देखिए आप जगहों के नाम लिखे भी हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली। दिल्ली कहाँ स्थित है, ढूंढेंगे दिल्ली, यूं ये रहा दिल्ली। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये देखिए ये लाइन खींची हुई है, 15 जून की मानसून वाली लाइन इधर जा रही है और ये 1 जुलाई की मानसून वाली लाइन इधर आ रही है। इसका मतलब दिल्ली में मानसून के आगमन की जो तिथि है वो 15 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच है। तो डेट पता हो गया आपका। दिल्ली में मानसून आगमन की तिथि यानी वर्षा की तिथि जो मैक्सिमम शुरुआत की तिथि है वो 15 जून से 1 जुलाई तक है। वहीं दूसरा अब देखते हैं कोलकाता। कोलकाता में यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए ये जो लाइन गई हुई है इसमें लिखा है यहाँ 5 जून, यानी लगभग 5 जून के बाद कोलकाता के इलाकों में वर्षा की शुरुआत होती है। तीसरा मुंबई। मुंबई ये रहा, यहाँ पर देखिए 10 जून लिखा है, यानी 10 जून के बाद मुंबई में बारिश की शुरुआत होती है। बारिश 10 जून से होती है या उसके 1-2 दिन इधर उधर शिफ्टिंग हो सकती है। तीसरा एरिया आता है चेन्नई। चेन्नई के नीचे आप देखेंगे उसके बगल में 1 जून लिखा हुआ है, तो चेन्नई में बारिश की शुरुआत 1 जून से होती है। तो इस तरह से आप मैप की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं कि किन इलाकों में मानसून कब पहुंचती है। उम्मीद है आप सभी को ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वर्कशीट को हल करिए, शुरू करिए, बनाइए
और अपने टीचर्स को सेंड कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वर्कशीट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।